हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे बायोलॉजी और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर से प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट आते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन। जीवों में जो जनन की प्रक्रिया है, यानी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपनी संख्या में निरंतरता बनाए रखते हैं, आबादी हमेशा बरकरार रहती है। तो इन सब तथ्यों का अध्ययन जो है इस चैप्टर में आपको मिलता है। तो चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको देखना चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए जो है अपना एक जेरोक्स कॉपी तैयार करता है नए शिशु में। और आप पढ़े होंगे कि माता पिता के लक्षण जो है, यानी जनक जीवों के लक्षण शिशु में स्थानांतरित होता है। तो ये कैसे होता है, यही है आपको डीएनए प्रतिकृति के रोल से ये होता है। तो उसका प्रजनन में क्या महत्व है, आइए देख लेते हैं। आंसर दिया गया है कि डीएनए कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों पर विद्यमान होता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। मनुष्य में 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए जीन्स का निर्माण करता है। जीन्स यानी जीनों का समूह है जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक किसको बोलते हैं, तो आनुवंशिकता से एक आता है परिभाषा कि जनक जीवों के लक्षण जिस माध्यम से या जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीवों में स्थानांतरित होता है वो आनुवंशिकता कहलाता है। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, गुणों का वाहक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। ठीक है। तो डीएनए प्रतिकृति का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएनए प्रतिकृति के माध्यम से ही प्रजनन में सेम जनक जीवों जैसे शिशु का निर्माण होता है। इसी से संबंधित आपको दूसरा प्रश्न है कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। जीवों में विभिन्नता, जीव विभिन्न प्रकार के इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, ये अच्छी बात है, लाभदायक है। अनेक तरह के जीव चाहिए इस पर्यावरण को बैलेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन एक व्यष्टि, एक खास जीव में विभिन्नता का कोई खास रोल नहीं है, ये क्यों आवश्यक नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो आंसर है कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज मीन्स जाति होता है, के लिए तो लाभदायक है पर व्यष्टि के लिए नहीं, क्योंकि अगर विभिन्नताएं किसी जीव में उत्पन्न होती है तो वह मर सकता है। लेकिन अगर किसी स्पीसीज में विभिन्नता उत्पन्न होती है तो उस जीव के जीवित रहने के कुछ आसार हैं। देखिए, एक व्यष्टि कहने का मतलब है कोई एक जीव, पार्टिकुलर कोई एक व्यक्ति, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए ऐसे स्पीसीज, तो स्पीसीज यानी जाति, तो जाति में बहुत सारे जीव होते हैं। तो जाति में अगर विभिन्नता होती है तो ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जाति का विनाश हो जाएगा अगर वो हानिकारक विभिन्नता है तो। लेकिन अगर किसी खास एक जीव में अगर विभिन्नताएं पाई जाएं तो हो सकता है कि हानिकारक ही विभिन्नताएं लगातार आती रहे और उस जीव का विनाश हो जाए, वो जीव पृथ्वी पर ना रह सके। इसलिए व्यष्टि में खास तौर से इसका कोई लाभदायक अवस्था नहीं है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई देगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। द्विखंडन एवं बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताइए। तो नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, द्विखंडन यानी जीव शरीर का दो भागों में बंटना, विभाजित होना, और बहुखंडन यानी दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होना। तो आइए देख लेते हैं, इसके कुछ अंतर दिए गए हैं। द्विखंडन विधि में एक जनक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। जैसे आप अमीबा, पैरामीशियम, इन सब का आप देखेंगे बुक्स में दिया है।
ठीक है। इन सब जीवों का जो है द्विखंड बन जाता है शरीर का, और दो नए जीव बन जाते हैं, पुराने जीव खत्म हो जाते हैं। और बहुखंडन में क्या होता है कि इस विधि में एक जनक का नाभिक विभाजित होकर अनेक नए जीवों में बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनेक नए जीवों में, किसी एक नहीं अनेक। यहाँ पे दो भागों में बढ़ता है, यहाँ पर अनेक भागों में बढ़ता है। ठीक है। आपको नेक्स्ट जो है अंतर दिया गया है कि केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर धंसने लगती है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका कला बाहर से अंदर की ओर धंसने लगती है, जबकि इधर क्या होता है, केंद्रक विभाजन के बाद प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। इसमें विभाजन की क्रिया होगी द्विखंडन में, तो वो बाहर से अंदर की ओर धंसने लगेगा जो विभाजन होगा। लेकिन वही बहुखंडन में अगर ये बात देखा जाए तो विभाजित होकर उसके केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य जमा होने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि पितृ कोशिका विभाजन के बाद दो पुत्री कोशिका, पितृ यानी वो पेरेंट्स कोशिका की बात हो रही है, तो वो कोशिका विभाजित होकर दो छोटे पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। और यहाँ पे है कि पुत्री कोशिकाएं एक पितृ कोशिका को कोश पितृ कोशिका की कोशिका कला में होती है। ठीक है, इसके कोशिका कला में ही पाई जाती है पुत्री कोशिकाएं। ये अंतर, इसका मुख्य अंतर आप ये याद रखिए कि द्विखंडन में जीव शरीर का मुख्य रूप से दो खंड होता है और बहुखंडन में अनेक खंड होते हैं। ठीक है। अब जो है इसमें आपको इसी में नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। इसमें एक शब्द आया है जनन। तो जनन जो है जीवों का एक ऐसा लक्षण है जिसमें वो अपने ही शरीर के भांति यानी अपने ही जाति के जीव की भांति एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार लाभान्वित होता है बीजाणु द्वारा जनन। तो पहला लाभ दिया गया है कि बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यतीत करने का एक साधन है, बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। और दूसरा दिया गया है कि बीजाणु गोल तथा हल्के होते हैं, अतः बहुत आसानी से ये वातावरण में फैल सकते हैं। ठीक है, ये दो इसके लाभ हैं। वातावरण में अगर फैलेंगे तभी जो है उनको जब अनुकूल स्थिति मिलेगी तो अपनी संख्या को बढ़ा पाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, डीएनए प्रतिकृति क्यों जरूरी है बनना। तो इसका जवाब है, देखेंगे आप, जीवधारियों में अनेक जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है जो अत्यंत विश्वसनीय होती है। इसीलिए डीएनए की एक प्रतिकृति का निर्माण अति आवश्यक है। देखिए डीएनए का जो जेरॉक्स बनता है वो जेरॉक्स बनना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा जो शिशु का निर्माण होगा उसमें किसी न किसी रूप में विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आप बहुत तरह की ऐसी बीमारी से बच्चों को ग्रसित होते हुए देखे होंगे, शिशु का निर्माण होता है, उसे कोई बीमारी हो जाती है या किसी अंग का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाता है, तो ये सब डीएनए की प्रतिकृति का ही खेल होता है। ठीक है। इस तरह से आपको और भी दिए गए हैं। एक आपको अंतर और देख लिया जाए कि परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। परागण की क्रिया और निषेचन की क्रिया किस तरह से, देखिए परागण की क्रिया, परागण आप नाम सुने होंगे, फूल पत्तियों में पेड़ पौधों में जो है परागण की क्रिया होती है, दो तरह के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, इसकी बात हो रही है। और निषेचन जो है अंडाणु शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया जो है निषेचन है। तो दोनों में क्या भिन्नता है। पहला भिन्नता दिखा रहा है कि परागकणों का परागकोश वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागकण का परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाना ये परागण कहलाता है। और निषेचन में क्या है कि परागकण एवं अंडाणु के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु, परागकण शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरा अंतर है
कुछ परिस्थितियों में परागकण को स्थानांतरित करने के लिए वाहकों की आवश्यकता होती है। परागण में आप पढ़ेंगे, पर परागण में, तो उसमें परागकण को ले जाने वाला कोई एजेंट चाहिए, वाहक चाहिए, ठीक है, तभी जो है सही तरीके से परागण की क्रिया हो पाती है। और दूसरा है निषेचन क्रिया में कोई वाहक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह से तीसरा अंतर है कि परागकणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है। किसमें? परागण क्रिया में परागकण बहुत अधिक बनते हैं, ठीक है, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, तो जिससे परागकण बहुत सारे बर्बाद होते हैं, जबकि इस क्रिया में परागकणों की बर्बादी नहीं होती है। तो ये आपको परागण क्रिया और निषेचन क्रिया में भिन्नता है, यानी अंतर है। इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।